हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स में आपका स्वागत है। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का नया लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे मैग्नेटिक डायपोल के, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन पढ़ चुके हैं। अगर मान लो कि कोई धारावाही चालक तार है और चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, उसके ऊपर बल आरोपित करता है जब तार के अंदर आई एम्पेयर की धारा प्रवाहित होती है। या इसी के साथ अपन ने पढ़ा था कि अगर मान लो कि कोई दो तार है और दोनों समांतर रखे गए हैं और दोनों के अंदर सेम डायरेक्शन के अंदर धारा प्रवाहित होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, उसके अंदर आकर्षण प्रकृति का बल आरोपित करता है। यानी कि दोनों तारों के मध्य कौन सा बल लगेगा, आकर्षण प्रकृति का बल लगता है। अगर मान लो दोनों तारों के अंदर धारा की डायरेक्शन विपरीत है, तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण प्रकृति का बल लगता है। आज बात करूंगा मैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की। याद हो तो अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। उसके अंदर पढ़ा था अपन ने प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज, और दोनों के मध्य की दूरी कितनी थी, 2a। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करूं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करूं, तो इसको अपन लिखते थे p वेक्टर से, और p वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता था, चार्ज इंटू चार्ज के मध्य की दूरी, तो चार्ज इंटू 2a, ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। और अपन ने विद्युत बल रेखाओं की बात की थी, विद्युत बल रेखाओं की बात की थी, तो क्या होता है विद्युत बल रेखाएं, प्लस क्यू चार्ज से निकल के माइनस क्यू चार्ज में प्रवेश करती हैं, प्लस क्यू चार्ज से निकल के और माइनस क्यू चार्ज में प्रवेश करती हैं। आज बात करूं मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। सबसे पहले तो चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, सेम का सेम जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वैसे ही क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल होता है। इसके अंदर n सिरा होता है, एक होता है s सिरा। अगर बात करूँ यहाँ पे ध्रुव सामर्थ्य होता है, स्मॉल m से लिखते हैं इसको। ध्रुव सामर्थ्य होता है चुंबकीय द्विध्रुव की शक्ति, यानी कि ध्रुव सामर्थ्य यानी कि जो n ध्रुव होता है इसके ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सर्वाधिक होता है। यानी कि किसी वस्तु को, लोहे चुंबकीय वस्तु को ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, सबसे अधिक होती है इसकी ध्रुव सामर्थ्य के ऊपर। और इन ध्रुव सामर्थ्य के मध्य की दूरी कितनी होती है, 2l ली जाती है। अगर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की बात करूं तो इसको लिखते हैं कैपिटल M वेक्टर से, और कैपिटल M वेक्टर इज इक्वल टू होता है ध्रुव सामर्थ्य स्मॉल m इंटू ध्रुव सामर्थ्य के मध्य की दूरी, और दूरी कितनी है, 2l है। तो m वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू 2l। अगर चुंबकीय बल रेखाओं की बात करूं तो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के अंदर, चुंबक के बाहर तो क्या होती है, n ध्रुव से निकलती है और s ध्रुव में प्रवेश करती है, n ध्रुव से निकलकर s ध्रुव में प्रवेश करती है, और चुंबक के अंदर s ध्रुव से n ध्रुव में प्रवेश करती है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और चुंबकीय द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव में सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो है जो विद्युत द्विध्रुव होता है वो तो खुला वक्र बनाता है। खुला वक्र का मीन्स ये प्लस क्यू चार्ज से निकलता है और माइनस क्यू चार्ज में प्रवेश कर जाता है। प्लस क्यू चार्ज से निकलती है बल रेखाएं और माइनस क्यू चार्ज में प्रवेश कर जाती है। यानी कि विद्युत द्विध्रुव के अंदर बल रेखाएं माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की ओर नहीं जाती है, इसलिए ये क्या है, एक प्रकार से ये है एक खुला वक्र। अगर चुंबकीय द्विध्रुव की बात करूं तो चुंबकीय द्विध्रुव में क्या होता है, बल रेखाएं n ध्रुव से निकलती है और s ध्रुव में प्रवेश करती है, और चुंबक के अंदर बल रेखाएं s ध्रुव से निकलकर n ध्रुव में प्रवेश करती है। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार से ये एक प्रकार से किसका निर्माण करती है, बंद वक्र का निर्माण करती है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है विद्युत द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव में। विद्युत द्विध्रुव क्या करता है, खुला वक्र बनाता है, और चुंबकीय द्विध्रुव क्या करता है, बंद वक्र का निर्माण करता है। अगर विद्युत द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव की बात करूं तो इसके अंदर एक डिफरेंस और होता है। विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, जो प्लस क्यू चार्ज होता है, यानी कि इसके एक सिरे पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस क्यू, और एक सिरे पे होता है माइनस क्यू चार्ज होता है। सेम का सेम चुंबकीय द्विध्रुव के अंदर एक सिरा होता है इसका n ध्रुव, एक सिरा होता है इसका s ध्रुव। अपन क्या कर सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव को अलग अलग कर सकते हैं। मीन्स अगर मान लो कि विद्युत द्विध्रुव को मैं
बीच में से काट देता हूँ, यानी कि ये हो गया प्लस क्यू चार्ज, ये हो गया माइनस क्यू चार्ज, बीच में से काट देता हूँ। तो अपन पढ़ते हैं कि प्रकृति के अंदर प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज को अलग अलग रखा जा सकता है, यानी कि अपन प्लस क्यू चार्ज अलग कर सकते हैं, माइनस क्यू चार्ज अलग कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आप कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हो तो क्या होता है, उसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज एक तरफ आ जाता है और माइनस क्यू चार्ज एक तरफ आ जाता है। लेकिन अपन छड़ चुंबक को अलग अलग नहीं कर सकते, यानी कि इसके एन सिरे को और एस सिरे को कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आप एन और एस एक छड़ चुंबक है और इसको आप क्या करते हो, अलग अलग करते हो। तो अलग अलग करने का मीन्स क्या है, आप इसको एन ऐसे नहीं लिखा जा सकता, इसको ये एन ध्रुव अलग हो गया, एस ध्रुव क्या हो गया, अलग हो गया। अगर आप इसको बीच में से काटते हो तो इसके ऊपर एन और एस ध्रुव, यहाँ पे भी सेम का सेम एस एन और एस ध्रुव का निर्माण हो जाएगा। यानी कि आप अगर छड़ चुंबक यानी कि द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव को बीच में से काट देते हो तो जो कटे हुए भाग होते हैं वो भी किसका तरह व्यवहार करते हैं, एक द्विध्रुव की यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव की तरह ही व्यवहार करते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर कि क्या, जैसे मान लो मैं ये कहूँ कोई धारावाही चालक तार है, आपने धारावाही चालक तार को मोड़ के एक बंद लूप बना दिया और उस बंद लूप के अंदर जब आप धारा प्रवाहित करते हो तो जैसे ही किसी तार के अंदर धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। आपने तार को मोड़ के एक बंद लूप का निर्माण किया और उस बंद लूप को के अंदर धारा प्रवाहित करते हो तो उसके चारों ओर क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। अब चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो उसके अंदर क्या बनेगी, चुंबकीय बल रेखाएं भी बनेगी। और उन बल रेखाओं के डायरेक्शन निकालने के लिए अपने पास फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ये कहता है कि अगर मान लो मैं ये कहूँ एक धारावाही चालक तार है और धारावाही चालक तार को मोड़ के आपने क्या कर दिया, एक बंद लूप का निर्माण कर दिया। और बंद लूप का निर्माण करोगे, मैं कुंडली इसकी बात कर रहा हूँ, ये कुंडली ए है और ये कुंडली मान लो कि बी है और इसके अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है और इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है। मैं ये कहूँ कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ये कहता है कि अपने राइट हैंड में उंगलियों को इस प्रकार मोड़ो कि वो धारा की डायरेक्शन में रहे। तो अंगूठा जिस डायरेक्शन के अंदर होता है वो डायरेक्शन बताती है चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन को। मैं ये कहूँ कि कुंडली ए में धारा की डायरेक्शन कैसे है, क्लॉकवाइज, ये इस प्रकार क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर है। तो उंगलियों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखो, ये लो उंगलियाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये लो उंगलियां क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अंगूठा किस ओर इशारा कर रहा है, कागज के तल के लंबवत है अंदर की ओर। तो इस कुंडली के अंदर जो चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, इसको ऐसे। अगर बी कुंडली की बात करूं तो बी कुंडली है, इसके अंदर ये जो धारा है इसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, ये हुई धारा आई और ये भी धारा आई, इसकी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज है तो उंगलियों को इस प्रकार, ये ऐसे ही है, उंगलियों को इस प्रकार रखा था। अंगूठा किस ओर इशारा कर रहा है, अंगूठा कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, ये ऐसे मोड़ा ऐसे, ये बाहर की ओर, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। तो कुंडली ए है, इसके अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर और इसमें कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। के साथ अपन ये भी पढ़ते हैं कि अगर मान लो कि किसी कुंडली के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है तो वो कुंडली क्या होती है, एस ध्रुव की तरह व्यवहार करती है। अगर याद हो तो ऐसा कुछ पढ़ा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर है तो वो कुंडली किसकी तरह व्यवहार करेगी, एस ध्रुव की तरह व्यवहार करेगी, यानी कि छड़ चुंबक के एस ध्रुव की तरह व्यवहार करती है। अगर मान लो कि किसी कुंडली के अंदर धारा की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होने के कारण वो कुंडली एन ध्रुव की तरह व्यवहार करती है। ये लो एन ध्रुव, ये दो, ये एस ध्रुव। क्लॉकवाइज डायरेक्शन एस ध्रुव की तरह व्यवहार करती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर एन ध्रुव की तरह व्यवहार करती है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या छड़ चुंबक है, यानी कि अगर मान लो कि किसी धारावाही चालक तार के अंदर बंद लूप में है धारावाही चालक तार और उसके अंदर आप क्या करते हो, धारा प्रवाहित करते हो तो उसके चारों ओर क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और वो चुंबकीय बल रेखाओं का निर्माण करेगी। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या धारावाही लूप किसी चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है या नहीं करता। तो अपन मैं ये कहूँ, मान लो कोई
बंद लूप इस प्रकार रखा गया, यानी कि कुंडली इस प्रकार रखी गई है, ऐसे समतल के अंदर इस प्रकार रखी गई है। इसके अंदर जो धारा की डायरेक्शन है वो क्या है, क्लॉकवाइज है। जब आप इसको ऊपर से देखोगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर है, और नीचे से देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर है। ऊपर से देखा ये क्लॉकवाइज, नीचे से देखा ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर है। धारा प्रवाहित की, ये लो आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी तो क्या बनेगी, चुंबकीय बल रेखाएं बनेगी। और चुंबकीय बल रेखाओं के लिए राइट हैंड, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहता है, उंगलियों को इस प्रकार मोड़ो कि वो धारा की डायरेक्शन में रहे। ये लो, अंगूठा किस ओर इशारा कर रहे हैं, नीचे की ओर, ऐसे मोड़ा। ये लो, इसी प्रकार है, किस प्रकार हो जाएगी बल रेखाओं की डायरेक्शन, नीचे की ओर। ये लो, बल रेखाओं की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, नीचे की ओर हो जाएगी। तो अपन पढ़ते हैं कि जो चुंबक है, छड़ चुंबक के अंदर क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर होती है, एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर। अपन ये भी पढ़ चुके हैं कि जो कुंडली होती है उसके अंदर अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है तो वो एस ध्रुव की तरह व्यवहार करती है। एस ध्रुव की तरह व्यवहार करेगी कब, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब आप इसको ऊपर से देखते हो, आपने इस कुंडली को ऊपर से देखा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मीन्स यहाँ पे कौन सा ध्रुव आएगा, छड़ चुंबक का एस ध्रुव। क्यों, क्योंकि जब आप इस कुंडली को ऊपर से देखोगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन दर्शाएगा। अगर नीचे से देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाएगा। तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, एन ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। और अपने को पता है कि छड़ चुंबक में क्या होता है, एस ध्रुव से निकलती है बल रेखाएं और एन ध्रुव में प्रवेश करती है। सेम का सेम कुंडली है, कुंडली के अंदर ये रहा एस ध्रुव, ये रहा एन ध्रुव। और जो बल रेखाएं हैं वो कहाँ से जा रही हैं, पूरे के पूरे लूप के क्षेत्रफल के अंदर से जा रही है, यानी कि लूप के अंदर से होके बल रेखाएं जा रही है। ये लो, ऐसे मोड़ा, बल रेखाएं अंदर से होके जा रही हैं। और अंदर से होके जा रही है तो मैं कह सकता हूँ क्या, ये जो लूप होता है एक प्रकार से चुंबकीय द्विध्रुव का तरह कार्य करता है। क्यों, क्योंकि चुंबकीय द्विध्रुव में भी एस से एन की तरफ बल रेखाएं जाती हैं, इसमें भी एस से एन की ओर जा रही है बल रेखाएं और लूप के अंदर से गुजर के जा रही है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो चुंबकीय जो बंद लूप होता है वो बंद लूप किसकी तरह व्यवहार करता है, एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। लेकिन चुंबकीय द्विध्रुव के अंदर जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो कितना होता है, एम वेक्टर इज इक्वल टू एम इंटू 2l। लेकिन जो कुंडली होती है, कुंडली के अंदर जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो कितना होता है, एम वेक्टर इज इक्वल टू आई इंटू एरिया वेक्टर, आई डॉट ए वेक्टर, जहाँ पे एम क्या हो गया, इस कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, आई क्या हो गया, इस लूप के अंदर बहने वाली धारा का मान, यानी कि जैसे जैसे धारा का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा तो इसके अंदर बल रेखाओं की संख्या भी बढ़ेगी। अगर बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान बढ़ जाएगा। ए वेक्टर, अगर एरिया वेक्टर का मान बढ़ रहा है तो बल रेखाओं की संख्या भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ से द्विध्रुव आघूर्ण कितना आ गया, एम वेक्टर इज इक्वल टू आई इंटू एरिया वेक्टर। अगर मान लो मैं ये कहूँ कि इस कुंडली के अंदर फेरों की संख्या n है तो यहाँ से m वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n i a। अब मैं ये कहूँ कि ये जरूरी नहीं है कि जो कुंडली होती है वो वर्ताकार ही हो, कुंडली किसी भी प्रकार से हो सकती है, वर्ताकार हो सकती है, आयताकार हो सकती है, त्रिकोणीय हो सकती है, किसी भी प्रकार की कुंडली हो सकती है जो किसकी तरह व्यवहार करेगी, एक प्रकार से चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करती है। अब अगर मैं बात करूं कि कोई बंद लूप है और वो बंद लूप किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, तो उस बंद लूप के अंदर अगर आप आई एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हो तो धारा प्रवाहित करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड होता है जो वो क्या करेगा, उस बंद लूप के ऊपर बल लगाएगा और उस बल के कारण क्या होगा, वो लूप एक प्रकार से घूमने का प्रयत्न करेगा। लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए, वो बंद लूप मैग्नेटिक फील्ड के साथ में किसी न किसी एंगल के ऊपर स्थित होना चाहिए। यानी कि अगर वो बंद लूप मैग्नेटिक फील्ड के समांतर है या लंबवत है तो उसके ऊपर कोई भी व्यवहार नहीं प्रदर्शित करता है मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैं ये कहूँ कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड कागज के तल के लंबवत है, अंदर की ओर स्थित है, यानी कि ऐसे है, अंदर की ओर कागज के तल के लंबवत। मान लेता हूँ कि कोई बंद लूप है, ये हो गया,
ए बी सी डी कोई बंद लूप है और इसके अंदर धारा की डायरेक्शन मान लो कि ये ए से बी से सी से डी और डी से ए है, इस प्रकार रखा गया है। कोई बंद लूप है ए बी सी डी, धारा की डायरेक्शन ए से बी से सी से डी और डी से ए है। मान लेता हूँ कि इस बंद लूप की लंबाई L है और चौड़ाई मान लो कि कुछ भी मान सकते हैं, जैसे मान लो लंबाई मान लो कि x है और चौड़ाई मान लो कि y है। इस प्रकार रखा गया इसको। कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है और इस बंद लूप को इस प्रकार रखा गया है। ये जो बल रेखाएं इसके अंदर से गुजरेगी। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, कोई बंद लूप है और क्या बह इसके अंदर धारा, तो किसकी तरह व्यवहार करेगा ये? एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करेगी। और चुंबकीय द्विध्रुव की तरह अगर व्यवहार करता है तो अपन ने चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकाला था m वेक्टर इज इक्वल टू आई डॉट ए, जहाँ पे ए क्या है, इसके अंदर जो धारा बह रही है, और ए क्या है, इस लूप का क्षेत्रफल है। अब अपन क्या करते हैं, इसको अलग अलग तरह से, यानी कि इस लूप को 4 भागों में विभाजित कर देते हैं। 4 भाग कौन कौन से? इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था, अगर मान लो कोई समांतर धारावाही चालक तार है और वो किस में स्थित है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, तो उसके ऊपर क्या लगेगा? चुंबकीय बल लगता है। अपन क्या करते हैं, इस लूप को 4 भागों में विभाजित कर लेते हैं, यानी कि कोई ए बी तार ले लो, बी सी तार, सी डी तार और डी ए तार, 4 तार हैं। और इन 4 तार किस में स्थित है? ये चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है और इसके अंदर धारा बह रही है, तो नॉर्मल सी बात है, इसके ऊपर क्या लगेगा? चुंबकीय बल लगेगा। चुंबकीय बल लगेगा और उस बल की भी क्या होगी? कुछ न कुछ डायरेक्शन होगी। सबसे पहले अगर मैं ए बी तार की बात करूं, ए बी तार की बात करूं तो धारा की डायरेक्शन कैसे है? इसके अंदर ऊपर की ओर है, धारा की डायरेक्शन ऊपर की ओर। तो क्या करोगे? राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है? उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में और अंगूठा धारा की डायरेक्शन में। तो हथेली के लंबवत साइड क्या लगता है? चुंबकीय बल लगता है। ये लो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, अंगूठा धारा की डायरेक्शन के अंदर। तो बल कैसे लग रहा है? इस साइड। इसको मान लो तो बल कौन सा है? ये F1 बल है। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, अंगूठा धारा की डायरेक्शन में ऊपर की ओर, बल किस ओर लग रहा है? F1 इधर की ओर लग रहा है। अगर तार BC की बात करूं, ये BC तार है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर हो गया, अंगूठा धारा की डायरेक्शन में। धारा कैसे है? इस साइड। ये लो अंगूठा धारा की डायरेक्शन में, बल किस ओर लग रहा है? ऊपर की ओर। तो ये लो F2 मान लेते हैं इसको, ये बल ऊपर की ओर लग रहा है। अगर तार CD की बात करूं, CD तार है, ये लो उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में, अंगूठा धारा की डायरेक्शन में। ये लो अंगूठा धारा की डायरेक्शन में नीचे की ओर, बल किस ओर लग रहा है? ये लो इस साइड लग रहा है। सेम का सेम तार DA की बात करूं, ये लो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, अंगूठा धारा की डायरेक्शन में, बल किस ओर लग रहा है? नीचे की ओर लग रहा है। ये लो F4 बल है। अगर इसकी बात करूं, ये मान लो कि इस बंद लूप का क्या है? चुंबकीय अक्ष मान लेते हैं। ये हो जाएगा इसका चुंबकीय अक्ष। अब अगर मैं कहूं कि ये आयताकार लूप है, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, ये मान लेता हूं कि आयताकार लूप है, बल रेखाएं अंदर की ओर हैं। F1 बल किस ओर लग रहा है? इधर की ओर। F2 बल ऊपर की ओर, F3 इधर की ओर, F4 नीचे की ओर। अगर इस प्रकार देखूं मैं, तो F1 और F2 और F4 बल ऊपर और नीचे लग रहे हैं। ये लो ऊपर नीचे लग रहे हैं। F1 और F3 इस साइड और इस साइड लग रहे हैं। अगर मैं F1 बल की बात करूं, F1 बल की बात करूं तो इसकी लंबाई भी y है और इसकी लंबाई भी y है। इसकी बात करूं तो इसकी चौड़ाई भी x है और इसकी चौड़ाई भी क्या हो जाएगी? BC की भी x हो जाएगी। F1 बल कितना हो जाएगा? F = होता कितना है? I क्रॉस B इंटू L, यानी कि लंबाई कितनी है इसकी? F1 की बात करूं तो F1 = कितना हो जाएगा? I सेम बह रही है पूरे लूप के अंदर। चुंबकीय क्षेत्र कितना है? B सेम है। L कितना है यहाँ पे? Y और साइन थीटा कितना है? 90 डिग्री। लूप के साथ में कितना एंगल, यानी कि इस तार के साथ में कितना एंगल बना रहा है चुंबकीय क्षेत्र? 90 डिग्री। ये लो ये तार है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का। तो ये कितना हो जाएगा? साइन 90 हो जाएगा। तो F1 कितना हो जाएगा? IB
वाई, सेम का सेम ये भी कितना हो जाएगा F3 भी आई बी वाई। F2 की बात करूँ तो चौड़ाई कितनी है x है, F2 की बात करूँ तो चौड़ाई x, F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा I इंटू बी, L कितना है x, और साइन अब की बार थीटा कितना आ गया, ये लो ये हो गया L वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, अब की बार भी कितना है 90 डिग्री, तो ये लो कितना हो गया 90, तो F2 कितना हो गया आई बी एक्स, सेम का सेम F4 भी कितना हो जाएगा आई बी एक्स। यहाँ से F1 और F3 की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत और परिमाण इनका समान, तो क्या हो जाएगा F1 और F3 तो क्या कर देंगे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। F2 और F4 की बात करूँ तो आई बी एक्स, परिमाण भी दोनों का सेम है और इनकी डायरेक्शन भी क्या है एक दूसरे के विपरीत है, तो डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होने के कारण ये बल भी क्या कर देंगे एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मान लो कि कोई आयताकार लूप है और वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत स्थित है, तो उसके ऊपर कोई भी बल आरोपित नहीं होता है, यानी कि वो जिस प्रकार रहता है उसी प्रकार व्यवहार करता है। अब अगर मैं बात करूं तो इसी बंद लूप को मैं चुंबकीय क्षेत्र में क्या करूं, थीटा एंगल पर घुमा देता हूं, यानी कि पहले तो क्या था ये इस प्रकार रखा गया था, अब मैंने क्या किया इस लूप को मैंने ऐसे घुमा दिया। जैसे मान लो कि मैं ये कहूं N ध्रुव हो गया और ये चुंबक का S ध्रुव हो गया और बल रेखा है N से निकल के S में प्रवेश कर रही है, और जो आयताकार लूप है पहले तो क्या था 90 डिग्री एंगल पे था, यानी कि अब की बार मैंने जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको कैसे रख दिया, ऐसे रख दिया। चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, लूप पहले तो ऐसे रखा गया था, यानी कि दोनों के मध्य एंगल कितना था 90 डिग्री था, दोनों के मध्य एंगल 90 डिग्री था, लेकिन इस लूप को अब क्या कर दिया चुंबकीय क्षेत्र से थीटा एंगल पर घुमा दिया। चुंबकीय क्षेत्र से जैसे ही आपने क्या किया इसको थीटा एंगल पे घुमाया, थीटा एंगल पर घुमाओगे तो क्या होगा, अब की बार इसके बल की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। ये लो लूप, अब की बार इसको कैसे कर दिया 90 डिग्री एंगल पर घुमा दिया, ये लो 90 डिग्री एंगल, ये हो गया ए बी सी डी, और धारा की डायरेक्शन कैसे थी ए से बी, बी से सी, सी से डी, सी ए, डी से ए, तो ए से बी, बी से सी, और ये धारा की डायरेक्शन सेम के सेम हो गई, और ये हो गया इस लूप का चुंबकीय अक्ष हो गया। इसी तरह से अपने को ये पता है कि अगर मान लो कोई लूप है और उसके अंदर वो लंबवत रखा गया है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है, तो उसके ऊपर 4 बल लगते हैं F1, F2, F3 और F4 लगते हैं। F2 और F4 ध्यान से देखना, F2 और F4 क्या है परिमाण में समान है, और ये जो बल लग रहे हैं एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं, और किससे होके जा रही है चुंबकीय अक्ष से होके जा रहे हैं, चुंबकीय अक्ष से होके जा रहे हैं। यहाँ पे भी क्या होगा, अब की बार आपने क्या किया इस लूप को थीटा एंगल पे घुमाया, थीटा एंगल पे घुमाओगे तो ये कौन सा बल है F2, ये तो हो गया F2 बल हो गया, F4 बल नीचे की ओर हो गया, F3 बल है इस साइड लग रहा है, F4 बल इस साइड, तो होगा क्या F2 और F4 सेम के सेम परिमाण में समान और डायरेक्शन विपरीत। क्यों, क्योंकि F2 बल किस ओर लग रहा है, आपने क्या किया है सिर्फ और सिर्फ इसको थीटा एंगल पर घुमाया है, थीटा एंगल पे घुमाने पर ये तार और ये तार इन दोनों के बल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यानी कि F2 और F4 क्या रहेंगे एक दूसरे के विपरीत ही रहेंगे। ये रहा F2 और ये रहा F4 एक दूसरे के क्या है विपरीत है, ये ऊपर की ओर लग रहा है ये नीचे की ओर, ये ऊपर की ओर हो जाएगा ये नीचे की ओर हो जाएगा, तो ये क्या कर देंगे वापस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये F2 और F4 क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ये लो F, ये हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा F4, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन ये रहा तार AB, तार AB के लिए डायरेक्शन क्या थी F1 इस साइड है, लेकिन अब की बार क्या हो जाएगा, क्या करोगे उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में रखो, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में, बात कर रहा हूँ AB तार की,
तार ए बी है, तार ए बी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन के अंदर, अंगूठा धारा की डायरेक्शन के अंदर है, तो बल कैसे लगेगा आपकी बार, ये लो अंदर की ओर लग जाएगा। और इस तार के लिए बल कैसे लग जाएगा, बाहर की ओर लग जाएगा। मीन्स ये कोई बंद लूप है। सबसे पहले क्या था, 90 डिग्री एंगल पे था, यानी कि ये ऐसे रखा गया। आपने क्या किया, थीटा एंगल पे मोड़ा। F2 बल और F4 बल एक दूसरे के परिमाण में समान और विपरीत होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन अब की बार क्या होगा, तार जो CD है, ये तार CD हो गया, ये तार AB हो गया, तार AB और CD। इसके लिए बल क्या हो जाएगा, ये इस साइड लग जाएगा, और इसके लिए बल कैसे लग जाएगा, इस साइड। यानी कि इसके लिए बल तो ये ऐसे लग जाएगा, ये ऐसे अंदर की ओर, यानी कि पहले ऐसे रखा गया था, अब आपने क्या कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, तार को एकदम ऐसे। तो अब की बार बल कैसे लग जाएगा, ऐसे लग जाएगा। और इसके लिए बल कैसे लग जाएगा, बाहर की ओर लग जाएगा। इसके लिए बल ऐसे और इसके लिए बल इस प्रकार। तो ये क्या करेगा, जो लूप होगा वो एक प्रकार से ऐसे घूमने का प्रयत्न करेगा, इस प्रकार घूमने का प्रयत्न करेगा। तो ये जो N ध्रुव और S ध्रुव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है और लूप के अंदर क्या बह रही है, धारा बह रही है। तो धारा बहेगी तो क्या लगेगा, बल लगेगा। और बल लगेगा वो इस प्रकार लगेगा कि कुंडली क्या करेगी, घूमने का प्रयत्न करेगा। और जैसे ही कुंडली क्या करती है, घूमने का प्रयत्न करती है, तो इस कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाएगा, बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। अगर बल की बात करूं तो बल के लिए क्या हो जाएगा, F2 और F4 यानी कि तार BC और तार AD, इसके लिए जो बल लग रहा है ये तो क्या करेगा, परिमाण में समान और विपरीत होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन तार CD और AB, इनकी लंबाई कितनी मानी थी अपन ने, y थी। तो ये लो, ये हो गया ये y, और इसी प्रकार AB भी कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। तो AB और CD तार के लिए बल की बात करूं तो ये बल कौन सा है, F1, ये हो गया F1 बल। और कितना होगा, I, धारा I है इसके अंदर, लूप के अंदर I चुंबकीय क्षेत्र B, और ये हो जाएगा y। और साइन कितना हो जाएगा, अब की बार भी 90 डिग्री। क्यों हो जाएगा साइन 90 डिग्री, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार रखा गया है और तार इस प्रकार। अब की बार भी कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये रहा AB इस प्रकार है और चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार। अब की बार भी एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री ही बनेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये F1 = IBY। इसी प्रकार F3 भी कितना हो जाएगा, IBY हो जाएगा। दोनों में परिमाण में समान है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ F1 = F3 = मान लेता हूँ F के इक्वल है, बराबर IBY मान लेता हूँ इसको। IBY हो जाएगा। अब मैं ये कहूँ कि जैसे इसके ऊपर बल लगेगा, ये कुंडली क्या करेगी, घूमने का प्रयत्न करेगी। और घूमने का प्रयत्न करेगी तो इस कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाएगा, बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। और किसके सापेक्ष बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, इस लूप के अक्ष के इक्वल, यानी कि इस लूप के सापेक्ष क्या उत्पन्न हो जाएगा, इसके अंदर बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। अगर मैं इस कुंडली को देखूँ, ऊपर से देखूँ इस कुंडली को, ये कुंडली, ये लूप है, बंद लूप है। इस लूप को इस प्रकार रखा गया है, चूंकि सिर्फ ऐसे, और ये लूप इस प्रकार रखा गया है। अगर इस लूप को मैं ऊपर से देखता हूँ, तो ऊपर से देखूंगा तो ये इस प्रकार दिखाई देगा। मान लेता हूँ कि ये चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर है, और आपने क्या किया, इसको ये लो इस प्रकार रखा गया है। और एंगल कितना बन रहा है इनके मध्य, ये अक्ष है इसका इस प्रकार गुजर है। ये मान लो कि एंगल बन रहा है इनके मध्य, थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। और ये जो बल लग रहा है इसको अंदर की तरफ, ये मान लो कि ये इस ओर लग रहा है, और ये मान लो कि ये इस ओर लग रहा है। ये मान लो बल F1 है, और ये मान लो कि बल F3 है। दोनों का परिमाण समान है। परिमाण समान होगा तो ये क्या करेगा, इसको घुमाने का प्रयत्न करेगा। तो घुमाने का प्रयत्न करेगा तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। और बल आघूर्ण क्या होता है, किसके इक्वल होता है बल आघूर्ण, क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण
बल आघूर्ण टू इज इक्वल टू होता है बल इंटू बलों की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, बल इंटू बलों की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। अब अपने को तो ये तो पता है कि बल क्या होता है इसके अंदर, लेकिन बलों की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी ये क्या होता है। तो ध्यान से सुनना, मैं ये कहूँ ये हो गया इसका अक्ष, किसका अक्ष, इस आयताकार लूप का। और ये आयताकार लूप किस प्रकार रखा गया है, इस प्रकार रखा गया। और इसको मैंने जब ऊपर से देखा, ऊपर से देखूंगा तो ये कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, इस प्रकार दिखाई देगा। मैं क्या करता हूँ, F3 और F1 बल को इसको पीछे की ओर बढ़ा देता हूँ, डैश 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 डैश। और ये भी F1 बल कितना हो गया, ये भी डैश डैश से। क्या करो, इनको लंबवत मिला दो ऐसे। इनको जब आप लंबवत मिलाओगे तो ये जो दूरी होती है ना, इतनी दूरी, ये इतनी दूरी क्या कहलाती है, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी कहलाती है। ध्यान से सुनना, F3 और F1 बल है, ये ऊपर की ओर लग रहा है, ये नीचे की ओर लग रहा है। आपने क्या करो, इसको नीचे की ओर बढ़ा दो थोड़ा थोड़ा, डैश डैश करके, इसको भी नीचे की ओर, और इनको लंबवत मिला दो दोनों को। इनको जब आप लंबवत मिलाओगे तो ये जो दूरी होती है ना, ये दूरी क्या कहलाती है, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी कहलाती है। सिर्फ और सिर्फ इतने एंगल की बात करूँ, ये एंगल थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये इतनी दूरी और ये इतनी दूरी क्या कहलाती है, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी कहलाती है। अगर F3 बल की बात करूं, F3 बल के लिए क्रिया रेखा से लंबवत दूरी यानी कि बल आघूर्ण की बात करूं, तो लंबवत दूरी ज्ञात करनी है अपने को ये पता है कि ये ऊपर वाली जो दूरी है, दूरी कितनी हो गई, x हो गई, यानी कि टोटल दूरी है। क्यों, क्योंकि शुरू के अंदर अपन लेके चले थे, ये दूरी थी y, इसकी लंबाई यानी कि लूप की लंबाई कितनी थी, y थी, और लूप की चौड़ाई कितनी थी, x थी। तो यहाँ पे जब आप इसको ऊपर से देखते हो तो ये कितना होगा, x होगा, ये x हो जाएगा, और ये जो दूरी है ये कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी। तो यहाँ से ये x हो गया। जब आप इसको अक्ष से मिलाते हो ऐसे, तो ये कितना रह गया, सिर्फ और सिर्फ x/2, ये x/2, और इसके लिए कितना हो गया, x/2 हो गया। अगर इसको मैं बड़ा करके बनाऊँ, जैसे मान लो कि मैं ये कहूँ, ये लो, ये वो बंद लूप है, ये दूरी कितनी हो गई, x हो गई, और ऊपर की ओर बल कितना लग रहा था, F3, और इधर नीचे की ओर बल कितना लग रहा था, F1 बल लग रहा था, जो इसको क्या कर रहा था, घुमाने का प्रयत्न कर रहा था। ऊपर से देखते हो आप, ऊपर से कौन सा, ये BC बिंदु है, ये लो B और ये C, और दूरी कितनी है BC की, x। और जब आप इसको, और इसका अक्ष कहाँ से गुजरता है, इसके मध्य पॉइंट से, ये लो, और चुंबकीय क्षेत्र के साथ में कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा। ये अगर थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब बलों की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी क्या होती है, तो लंबवत दूरी के लिए क्या करो, आप जो बल लग रहा है उसको पीछे की ओर बढ़ा दो। इसको आपने पीछे की ओर बढ़ाया, सेम का सेम F1 के लिए भी क्या करोगे, इसको भी पीछे की ओर बढ़ाओगे। पीछे की ओर बढ़ाओगे तो यहाँ से इसको ऐसे मिला दो, इसको आप मिलाओगे तो ये जो दूरी निकल के आती है ना, ये दूरी क्या कहलाती है, बलों की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी कहलाती है। तो F3 बल के लिए बात करूं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक इस अकेले बल के लिए बात करूं जो इसको घुमाने का प्रयत्न करेगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अपने को पता है, अगर मान लो अपने पास में एक भुजा और एक एंगल हो तो अपन दूसरी भुजा निकाल सकते हैं। तो ये टोटल x है, तो ये कितना बच गया, x/2, ये भी कितना बच गया, x/2 हो गया। x/2 अपने पास एक भुजा है और एक एंगल है थीटा। तो क्या करते हैं, जो इसको मान लो कि आप ये O बिंदु है, इसको मान लो कोई नेम दे देते हैं, जैसे इसको T मान लेते हैं, T नहीं कुछ भी मान लो, S मान लेते हैं, इसको S मान लेते हैं। अपने को क्या निकालना है, CS का मान निकालना है, C से S का मान निकालना है। क्यों, क्योंकि यही क्या है, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी है। CS का मान निकालना है, जो वैल्यू निकालनी होती है उसको ऊपर रखो। तो ये लो किसका मान निकालना है, CS का मान निकालना है। CS का मान, जो वैल्यू निकालनी होती है उसको ऊपर, जो वैल्यू दे रखी है उसको नीचे। वैल्यू किसकी दे रखी है, x/2 की, x/2 की वैल्यू दे रखी है, नीचे की ओर रखो। अब इसको देखो, इस त्रिभुज से ये किसकी वैल्यू आ रही है, ऊपर क्या है, CS है क्या, ये थीटा के जस्ट सामने क्या होता है, लंब। तो ऊपर ये क्या आ गया, लंब, और x/2 है क्या,
x/2 क्या है यहाँ पे, थीटा है, ये थीटा के सामने वाला लंब, तो ये कितना आ गया कर्ण, तो लंब बाई कर्ण कितना होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा के इक्वल आ गया। अपने को किसकी चाहिए, सी एस की वैल्यू चाहिए, तो सी एस की वैल्यू कितनी आ गई x/2 साइन थीटा। ये क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ एक अकेले बल के लिए, कौन से बल के लिए, F3 बल के लिए आ गया। अपने को क्या चाहिए, F1 बल के लिए भी चाहिए। F1 बल के लिए बात करूंगा तो ये भी x/2 है और ये की भी क्या है थीटा, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, इसको मान लो कि C डैश S डैश है, ये भी कितना हो गया x/2 साइन थीटा हो गया। अपने को चाहिए टोटल बल, यानी कि ये जो पूरे की पूरा लूप है ये किसके कारण घूमने का प्रयत्न कर रहा है, F3 इसको इधर की ओर लेके जाने का प्रयत्न करेगा, F1 इसको और यानी कि वो इसको ऐसे घुमाएगा, यानी कि ऐसे घुमाएगा, तभी क्या करेगा ये घूमने का प्रयत्न करेगा, घूमने का प्रयत्न करेगा इन दोनों आघूर्णों के कारण। तो क्या कर दो, इन दोनों आघूर्णों को जोड़ देता हूं, यानी कि इन दूरियों को जोड़ा तो क्या आ जाएगा, ये x/2 साइन थीटा प्लस में x/2 साइन थीटा, तो लंबवत दूरी कितनी निकल के आई टोटल, आधा और आधा एक, यानी कि x साइन थीटा। ये क्या आ गई, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी आ गई। अब अगर इस बल आघूर्ण की बात करूं जिसके कारण कुंडली घूमने का प्रयत्न करती है, तो बल आघूर्ण टो कितना आ जाएगा, बल कितना है अपने पास IBY, जिनके कारण ये क्या करता है घूमने का प्रयत्न करता है, तो ये कितना आ गया IBY, बलों इंटू बलों की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, बलों की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी कितनी निकाली है, टोटल कितनी निकाली है अपन ने, x साइन थीटा, आधा तो F3 के कारण, x/2 साइन थीटा, आधा F1 के कारण, x/2 साइन थीटा, दोनों को जोड़ूंगा तभी क्या करेगा ये घूमने का प्रयत्न करेगा, तो कितना आ गया x साइन थीटा। यहाँ से इसको ऐसे लिख सकता हूँ IB x इंटू वाई साइन थीटा। x इंटू वाई है क्या असल में, x क्या था इसकी लंबाई, y क्या था इस लूप की चौड़ाई, x लूप की लंबाई, y लूप की चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है लूप का क्षेत्रफल, तो लूप का क्षेत्रफल IB कितना हो गया A साइन थीटा, IB A साइन थीटा हो गया, और ये किसके इक्वल आ गया टो के इक्वल। इसको आगे सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टो इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूं IAB साइन थीटा, I इंटू ए क्या निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, लूप के अंदर जो धारा बह रही है I और A क्या है एरिया वेक्टर, क्या हो जाएगा चुंबकीय द्विध्रुव, क्यों, क्योंकि ये जो लूप होता है ये किसकी तरह व्यवहार करता है, एक प्रकार से चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है, और चुंबकीय द्विध्रुव होता क्या है M वेक्टर इज इक्वल टू I इंटू ए, तो यहाँ से टो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा M वेक्टर डॉट B साइन थीटा। ये क्या आ गया इस लूप का बल आघूर्ण आ गया टो। इसको कैसे लिख सकता हूँ, टो इज इक्वल टू M वेक्टर क्रॉस, क्योंकि साइन थीटा क्या बनाता है क्रॉस प्रोडक्ट, साइन थीटा इंटू B वेक्टर। केस की बात करूँ, केस की बात करूँगा तो टो इज इक्वल टू कितना है M वेक्टर डॉट B वेक्टर साइन थीटा। अगर मान लो जो लूप है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर रखा गया है, समांतर या प्रति समांतर होने की स्थिति में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री या थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अपने को पता है कि साइन 0 या साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो टो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा M वेक्टर डॉट B वेक्टर साइन 0 या 180, कितना हो जाएगा टोटल वैल्यू 0, टोटल वैल्यू 0, तो टो इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 0। यानी कि अगर मान लो कोई लूप है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर रखा गया है तो वो किसी भी प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता है। या मैं कहूँ अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होने की स्थिति में क्या होगा, टो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा M वेक्टर डॉट B वेक्टर, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है मैक्सिमम होती है, साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, टो भी कितना हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि M वेक्टर डॉट B वेक्टर। यानी कि इस केस में क्या होगा सबसे अधिक बल आघूर्ण लगेगा, सबसे अधिक बल आघूर्ण लगेगा तो क्या होगा जो आयताकार लूप होता है वो सर्वाधिक घूमने का प्रयत्न करेगा।
अब आप ये सोचोगे सर ये क्या बोल रहे हो, आपने शुरुआत में तो ये करवाया था कि अगर मान लो कुंडली होती है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी हो तो उसके ऊपर F1, F2, F3, F4, F2 और F4 एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। F1 और F3 एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो उसके ऊपर कोई बल नहीं लगेगा, तो कुंडली कैसे घूमेगी। ध्यान रखें वहाँ पे अपन ने क्या किया था, उस तार को अलग अलग बांटा था, तार को अलग अलग बांटा यानी कि ए बी तार है और उसके लिए यानी कि जो बल बन रहा था ऐसे किया था शुरुआत में क्या था, ये रहा। यहाँ पे अपन ने क्या किया था, जो तार है ये तार ए बी यानी कि इसको अपन ने क्या किया था, 4 भागों में बांटा था और 4 भागों में बांटा था और जो थीटा आया था वो थीटा किस किस के मध्य था, एल वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य था। किस किस के मध्य था, एल वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य। एल और बी के मध्य कितना एंगल बन रहा था, साइन 90। यहाँ पे क्या है, थीटा किस किस के मध्य, एम और बी के मध्य है, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव और बी वेक्टर के मध्य है। मीन्स आयताकार लूप इस प्रकार होगा, चुंबकीय बल रेखाएं अंदर की ओर, यानी कि एम किसकी ओर होगी, अंदर की ओर। जैसे मैं इसको सॉल्व करके लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, टो इज इक्वल टू एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। एम इज इक्वल टू कितना होता है, टो इज इक्वल टू आई डॉट ए बी वेक्टर। ए को क्या लिख सकता हूँ, एरिया वेक्टर, तो टो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई पूरे के पूरे लूप में सेम बह रही है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। साइन थीटा है यानी कि थीटा है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट लिख सकता हूँ, ये एम बी साइन थीटा हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि अब की बार जो अपन थीटा लेंगे वो किस किस के मध्य लेंगे, लूप का एरिया वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य लेंगे। और वहाँ पे क्या लिया था, तार की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य, तो वहाँ पे जो बल आया था वो क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और यहाँ पे अपन जो लूप का एरिया लेंगे उसके साथ में चुंबकीय क्षेत्र यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं अगर 90 डिग्री का एंगल बनाती है ना तो क्या होगा, जो बल आघूर्ण लगेगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और इसी के सिद्धांत पर आधारित क्या है, विद्युत मोटर है। और विद्युत मोटर में क्या किया जाता है, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र रखा जाता है। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र का मीन्स उसके अंदर जो बल रेखाएं होगी ना वो सारी की सारी क्या होगी, उस लूप के अंदर से होके जाएगी। और इसके लिए क्या किया जाता है, विद्युत मोटर का जो आयताकार जो लूप होता है उसको नरम लोहे का बनाया जाता है ताकि सारी की सारी बल रेखाएं क्या हो, उसके अंदर से गुजर सके। तो इसी के साथ क्या करता हूँ, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।